ट्वेल्थ क्लास, जैसे कि हम अब रिवीजन कर रहे हैं, तो आज हम आपका फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका थर्ड चैप्टर है, और आपकी बुक जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें ये आपका फोर्थ चैप्टर है। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है यूरोपियन यूनियन है बच्चे। तो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर इट मीन्स कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो यूएस से सोलो पावर रह गई थी उसको उसका चैलेंज करने वाले कौन कौन से कंट्री उभर कर सामने आ रहे थे, यानी कि यूएसएसआर का अल्टरनेट क्या था, यूएसएसआर को रिप्लेस कौन कौन से कंट्री कर रहे थे। तो इसमें एक यूरोपियन यूनियन, एशियन, चाइना, तो इन कंट्रीज के बारे में बताया गया कि जो कि यूएसए को क्या है चैलेंज कर सकते थे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन फर्स्ट मैं आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन जो था वो एक 28 कंट्रीज का ग्रुप था, और इसकी करेंसी यूरो थी, और इसका मेन मोटो क्या था, मेन मोटो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिला था वर्ल्ड में पीस को मेंटेन रखने के लिए, या दूसरे कंट्रीज के साथ पीसफुली बिहेव रखने के लिए। ठीक है, 2012 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो अगर यूरोपियन यूनियन जो आपके चैप्टर स्टार्ट होता है, बट स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वाज द मार्शल प्लान, या व्हाट इज मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या था, जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप जो डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसको सरवाइव करने के लिए यूएसए ने फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो इस फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की थी उसको सर्वाइव करने के लिए, तो देन इसको ही मार्शल प्लान कहा गया है। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड टू यूरोप। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मार्शल प्लान। तो अंडर द मार्शल प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी, OEEC, आपके यहाँ चैप्टर में दे रखा है OEEC। तो फर्स्ट आपको OEEC की फुल फॉर्म लर्न करनी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो अंडर द मार्शल प्लान इसको 1948 में क्रिएट किया गया था। तो इसके आगे जो नेक्स्ट डे रखा है, व्हेन वाज द काउंसिल ऑफ यूरोप फॉर्म्ड, व्हेन वाज द, यहीं से आपकी बुक में से सभी क्वेश्चन उठा रही हूँ कि व्हेन वाज द काउंसिल ऑफ यूरोप फॉर्म्ड। तो 1948 में जो काउंसिल ऑफ यूरोप थी वो फॉर्म की गई थी। काउंसिल ऑफ यूरोप का इसमें क्या था, जो पॉलिटिकल रिलेशन से उनको बेटर बनाने के लिए इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हेन वाज यूरोपियन यूनियन फॉर्मलाइज्ड एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ इट्स करेंसी। यूरोपियन यूनियन कब फॉर्मलाइज की गई, तो इन 1992 में जो यूरोपियन यूनियन थी उसको इस्टेब्लिश किया गया, और जो इसकी करेंसी थी उसका नेम था यूरो। इसकी जो इन सभी कंट्रीज की जो करेंसी थी उनको यूरो नेम दिया गया था, यूरो। ठीक है, तो आगे अगर यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, आगे अगर ये फैक्टर्स, जैसे कि ये आपके फैक्टर्स दे रखे हैं, या यूरोपियन यूनियन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे उसके सुपर नेशनल कंट्री बनने में, या आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1992 व्हाट चेंजेस कुड बी सीन इन यूरोपियन यूनियन, कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले थे यूरोपियन यूनियन में। तो वो आपके इस पैसे में आंसर दे रखे हैं। आफ्टर 1992 the Europe has started to act more as a national states, and it has its own flag, own anthem, founding date and own currency। ठीक है, तो ये मतलब 1992 के बाद क्या चेंजेस आए थे यूरोप में कि उसने एक सुपर नेशनल कंट्री की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी अपना एक फ्लैग चाहते थे, अपना एक नेशनल एंथम चाहते थे, अपनी एक नेशनल करेंसी चाहते थे। ठीक है, तो वो मतलब अब अलग से अपनी एक आइडेंटिटी चाहते थे। तो it also has some forms of a common foreign and security policy in dealing with other nations। वो चाहते थे कि हमारी अलग से एक फॉरेन पॉलिसी हो जिससे कि हम अदर कंट्री के साथ डीलिंग कर सकें। तो आप इसके आंसर में ये सभी, अगर आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर 1992 यूरोपियन यूनियन में क्या चेंज हुआ था, तो आप ये सभी लिखेंगे कि वो अपने एक नेशनल फ्लैग चाहते थे, नेशनल एंथम चाहते थे, अपनी एक अलग से करेंसी चाहते थे, एंड वो एक नेशनल स्टेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, एंड वो अपनी अलग से एक फॉरेन पॉलिसी चाहते थे ताकि वो अनदर कंट्रीज को एक बिग नेशन की तरह डील कर सकें। ये जो मैंने अभी बोला है ये सारा आंसर आपके यहाँ इस पैसिव में दे रखे हैं। इसके बाद अगर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज ए सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि
सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो यूरोप ने बिहेव करना स्टार्ट किया, या इसकी आप इकोनॉमिक यूरोप का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या था, या यूरोप का मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था। तो इससे रिलेटेड आपके यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पुट किया जा सकता है। तो ये सारा आप यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये 6 मार्क का क्वेश्चन आपसे जो पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसके जो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है उसकी बात करेंगे। इसमें फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि व्हाट इज द करेंसी, कॉमन करेंसी ऑफ यूरोप। तो कॉमन करेंसी कौन सी थी यूरोप की? EU, ठीक है। और जो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस है उसमें आप लिखेंगे कि जो यूरोप था वो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी थी उसकी। जो उसका जो यूरो था वो क्या था? US के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा था। एंड जो वर्ल्ड ट्रेड था उसमें जो सबसे ज्यादा लार्ज शेयर किसका था? यूरोपियन जो यूनियन का था। एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें जो यूरोप था वो का एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता था। यानी कि उसे अपने आप पर उसे इतना बिलीव था कि जो उसके जो अपने आप को मोर अजर्वेटिव महसूस कर रहा था कि जो US और चाइना जो बिग कंट्री थी उसके साथ भी उसके डिस्प्यूट क्या थे? थोड़े बढ़ते जा रही थी, ठीक है। तो इसकी इकोनॉमी जो इन्फ्लुएंस है आप उसमें वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी थी इसकी। यूरो इज द थ्रेट टू द इट्स डॉलर एंड लास्ट शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आप इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था यूरोप का, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन एंड फ्रांस इज द परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। जो ब्रिटेन और फ्रांस थे इसके कंट्रीज वो परमानेंट मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। एंड ये ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयर था और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था ये उस पर इन ऐसे टॉपिक्स पर क्या था कह सकते हैं कि नेगोशिएशन बात करता था। ये इसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अगर मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस में क्या था? जो यूरोपियन मिलिट्री थी वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री थी। यानी कि आफ्टर US जो वर्ल्ड की सबसे सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री थी वो यूरोप की थी। एंड वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा मनी स्पेंड करता था मिलिट्री वो कौन सा? USA। और जो उसके बाद जो सेकंड नंबर पर मिलिट्री थी वो यूरोप की थी। और जो उसके बाद US के बाद जो सबसे ज्यादा मनी स्पेंड करता था अपनी मिलिट्री पर वो कौन था? यूरोप था, ठीक है। और यूरोप के पास क्या था? 550 जो न्यूक्लियस वेपन का वार्डरोब था। एंड जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसका, उसके पास क्या था? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मोर सोर्सेज थे, इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे उसके पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। इसलिए इसको क्या है? इसकी मिलिट्री को क्या है? मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी पावरफुल कहा जाता है। तो ये आपसे अलग अलग शॉर्ट में भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं और एक साथ अगर बिग क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि आप यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस बताइए, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस बताइए। तो उसमें आप ये सारे का सारा लिखेंगे जिससे कि 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। और अगर इधर ऊपर मैप दे रखे हैं आपके पीछे बैक साइड पर, आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे? तो 28 कंट्रीज इन्वॉल्व थे। इसमें ओल्ड मेंबर्स और न्यू मेंबर्स जो कलर डार्क व ऑरेंज व कलर दे रखे हैं ये पर्पल, तो उसमें से आपने ये 28 कंट्रीज के जो मेंबर्स नेम है वो आपने लर्न करने हैं कि 28 कंट्रीज कौन थे? स्वीडन, फिनलैंड, जो भी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी है ना, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जो भी कंट्रीज थे, ग्रीस, बुल्गारिया, तो ये सभी रोमानिया, इन कंट्रीज के आपने नेम है वो लर्न रखनी है। और इधर नीचे आपके जो फ्लैग दे रखे हैं, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग दे रखे हैं जो कि 12 स्टार्स दे रखे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग स्टैंड्स फॉर व्हाट? कि क्या शो करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं जो यूरोपियन यूनियन के सर्कल्स में जो गोल्डन स्टार्स दे रखी हैं? या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल ऑफ 12 गोल्ड स्टार्स शो इन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग्स? क्या शो करते हैं? तो इसके आंसर भी नीचे ही दे रखा है बच्चे की, द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स फॉर सॉलिडिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप एंड कंप्लीटली शो इट्स यूनिटी, ठीक है। ये जो 12 स्टार्स है वो कंप्लीटली क्या है? यूरोपियन यूनियन की
मेन यूनिटी को शो करते हैं। अगर आप इतना भी लिखोगे यूनिटी को शो करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही माना जाएगा। राइट एनी टू फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन विच मेक इट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे दो फीचर्स बताइए जो कि यूरोपियन यूनियन को मोर इफेक्टिव बनाते हैं। तो आप उसमें कौन कौन से लिख सकते हैं? इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख सकते हैं और इसकी पोलिटिकल जो है या डिप्लोमेटिक पावर है वो लिख सकते हैं। पोलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस था उसमें क्या था? इट कैपेबल टू इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज ऑल कंट्री इंक्लूडिंग यूएस। एंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसमें क्या था? इसकी जीडीपी मोर देन थी 12 ट्रिलियन से 2005 में। तो इट वाज एंड लार्जर था, एक मतलब लार्जर रोल प्ले करता था वर्ल्ड ट्रेड में। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पुट किया जाता है कि व्हाट वाज द यूरोपियन यूनियन जीडीपी इन 2005, तो ईयू एस जीडीपी वाज मोर देन यूएस 12 ट्रिलियन इन 2005। ठीक है, हाउ मैनी न्यूक्लियर वेपन्स डज ईयू हैव? तो 550 न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ईयू हैज 5, यूरोपियन यूनियन हैज 550 न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये आपका यूरोपियन यूनियन है। जो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस पुट किए थे अभी, तो इसके टोटली क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चे मैंने वो लगभग सारे के सारे बोल दिए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है आपका, तो उसमें हम आपके जो टॉपिक दे रखे हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके एशियन, तो वो करेंगे।